मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग घर पर होंगे, स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। लास्ट वीडियो में हमने कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान विषय का जो पहला अध्याय स्वर्णिम भारत का इतिहास, उसके 4 वीडियो अपलोड किए थे और मुझे पूरा विश्वास है कि 10th क्लास के और 9th क्लास के विद्यार्थियों ने उन वीडियो को पूरा देखा होगा। और उन वीडियो में जो महत्वपूर्ण प्रश्न जो बोर्ड के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, उन प्रश्नों को उन्होंने याद किया होगा। एक अच्छी सी नोटबुक बनाकर उसमें उन प्रश्नों के उत्तर सहित उन्हें उतार कर उन्हें याद किया होगा। कल हमने लास्ट वीडियो में हमने देखा था मौर्य वंश के बारे में जानकारी प्राप्त की थी कि मौर्य वंश की स्थापना किस प्रकार से हुई थी और मौर्य वंश का जो पहला शासक था चंद्रगुप्त मौर्य, उससे संबंधित हमने महत्वपूर्ण प्रश्न किए थे। पिछला जो वीडियो था, पिछले वीडियो को आज की वीडियो से कनेक्ट करते हुए उस कड़ी को जोड़ते हुए आगे चलते हैं और महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि व्हाइट बोर्ड की व्हाइट स्क्रीन पर ब्लैक मार्कर से एक प्रश्न लिखा हुआ है। वो प्रश्न क्या कह रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में संक्षिप्त जानकारी दीजिए। ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में मैंने आपको बताया था कि अंतिम नंद शासक घनानंद, कौन सा था? अंतिम नंद शासक घनानंद को पराजित करके 326 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य मगध का शासक बनता है। चंद्रगुप्त मौर्य का मगध का शासक बनने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किस व्यक्ति को होता है? वो व्यक्ति कौन था? कौटिल्य। कौटिल्य के अन्य नाम क्या है? कौटिल्य को चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। कौटिल्य जो कि चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु भी था, उसका सेनापति भी था, प्रधान पुरोहित भी था और चंद्रगुप्त मौर्य कौटिल्य की सहायता से अंतिम नंद शासक घनानंद को पराजित करके मगध का शासक बनता है। मगध का शासक बनने के पश्चात चंद्रगुप्त मौर्य को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उसमें सबसे बड़ी कठिनाई क्या थी? सिकंदर का जो सेनापति सेल्यूकस निकेटर को पराजित करना पड़ा, क्योंकि सिकंदर ने जब भारत पर आक्रमण किया था, भारत पर आक्रमण करते तक्षशिला का शासक जो था आम्बी, उसने आत्मसमर्पण कर दिया। लेकिन झेलम नदी के आसपास का जो साम्राज्य का जो शासक था उसका नाम था राजा पौरुष। राजा पौरुष ने सिकंदर की अधीनता स्वीकार नहीं की और राजा पौरुष और सिकंदर के मध्य घमासान युद्ध होता है। इस युद्ध में सिकंदर राजा पौरुष की वीरता से बहुत प्रभावित होता है और उसका पूरा साम्राज्य वापस दे देता है। उसी समय सिकंदर के जो सेनापति थे उन्हें ये चिंता सताने लगी कि अभी तक हमने भारत में एंट्री नहीं की है, उससे पहले राजा पौरुष जैसे शक्तिशाली शासक से हमें सामना करना पड़ा। न जाने भारत में, जैसे हम भारत में सुदूर प्रांतों तक जाएंगे, पता नहीं इससे कितने बड़े बड़े शक्तिशाली वीर योद्धाओं से हमारा आमना सामना होना अभी तक बाकी है। इसलिए सिकंदर अपने इतने बड़े विशाल साम्राज्य को कई भागों में बांट कर कई सेनापति को सौंप करके वापस फिलिप मकदूनिया चला जाता है और उस प्रांत का उत्तर पश्चिमोत्तर प्रांत का जो सेनापति है उसे सेल्यूकस निकेटर को बना देता है। सेल्यूकस निकेटर को सिकंदर जो बहुत बड़े प्रांत का प्रांतपति बनाता है, उसके पश्चात मगध का शासक तब तक कौन बन जाता है? चंद्रगुप्त मगध का शासक बन जाता है और चंद्रगुप्त का और सेल्यूकस निकेटर का आमना सामना होना तय था। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के मध्य युद्ध होता है 305 बीसी में। कब होता है? 305 बीसी, बिफोर क्राइस्ट, मतलब ईसा पूर्व में। 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के मध्य भयंकर युद्ध होता है और इस युद्ध में सेल्यूकस निकेटर पराजित होता है और चंद्रगुप्त मौर्य जीत जाता है और दोनों में आपस में संधि होती है। संधि की शर्तें प्रमुख क्या थी? ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के मध्य संधि की प्रमुख शर्तें बताएं। पहली शर्त तो ये थी कि सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री हेलन, जिसका नाम अलग अलग किताबों में अलग अलग मिलता है, कुछ किताबों का नाम उसका हेलन है, हेलना है, चेलना है, तो अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कर देता है और दहेज स्वरूप चंद्रगुप्त मौर्य को 5 बड़े भूभाग प्रदान करता है। वो कौन से थे? लास्ट वीडियो में हमने किया था, काबुल, कंधार, हेरात, सिंध और वर्तमान में जो बलूचिस्तान है, ये 5 भूभाग देता है। और चंद्रगुप्त मौर्य सेल्यूकस निकेटर को इन 5 भूभागों के बदले में क्या देता है? 500 हाथी गिफ्ट में देता है।
इस प्रकार से चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के मध्य युद्ध के परिणाम स्वरूप जो संधि होती है, उसके पश्चात सेल्यूकस चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से एक विशाल सुदृढ़ साम्राज्य स्थापित किया और पूरे भारत में सर्वप्रथम एक केंद्रीकृत शासन व्यवस्था स्थापित करने का श्रेय चंद्रगुप्त मौर्य को ही दिया जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन के अंतिम समय में जैन गुरु भद्रबाहु से जैन धर्म में दीक्षित होता है और श्रवणबेलगोला जो कि मैसूर जिले में है, कर्नाटक राज्य, श्रवणबेलगोला मैसूर कर्नाटक में 298 ईसा पूर्व 298 BC 298 ईसा पूर्व में उपवास विधि द्वारा अपना शरीर त्याग देता है। और चंद्रगुप्त मौर्य के पश्चात उसका पुत्र, यशस्वी पुत्र, जिसका नाम क्या था, बिंदुसार मगध का अगला शासक बनता है। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य के समान ही बड़ा वीर, पराक्रमी और साहसी शासक था। बिंदुसार ने अपने पिता से प्राप्त साम्राज्य को अक्षुण्ण बनाए रखा, उसके साम्राज्य की सीमाओं का विस्तार किया। क्या आप जानना चाहते हैं कि बिंदुसार का नाम बिंदुसार क्यों पड़ा? ये एक रोचक कहानी है। इतिहास में इसका कई बार उल्लेख मिलता है, कई पुस्तकों में अलग अलग प्रकार से इसका वर्णन किया हुआ है। यदि आप जानना चाहते हैं तो मैं आपको बताता हूँ कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो पुत्र था बिंदुसार, उसका नाम बिंदुसार क्यों पड़ा। देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का जो गुरु था चाणक्य, वो बहुत ही कुशाग्र बुद्धि का था और राजनीति विज्ञान में बहुत ही निपुण था। उसे राजनीतिक क्रियाओं का पूरी तरह से ज्ञान था। उस समय प्राचीन कालीन भारत में जो चक्रवर्ती सम्राट होते थे, यशस्वी राजा होते थे, उन राजाओं का गुप्त रहस्य जानने के लिए, उन राजाओं का वध करने के लिए विष कन्याओं का प्रयोग किया जाता था। विष कन्याएं क्या होती थी? जिनके शरीर में विष की मात्रा ज़्यादा होती थी। शत्रु शासक अपने किसी भी चक्रवर्ती सम्राट को, राजाओं को मारने के लिए वो सुंदर नव युवतियों को विष कन्याओं के रूप में राजाओं के दरबार में भेजा करते थे। क्योंकि उस समय राजा जो है सुरा सुंदरियों के शौकीन हुआ करते थे और ये विष कन्या उन राजाओं के दरबार में जाकर के उन्हें मोहित करके और उन पर विष का प्रभाव छोड़ देती, जिससे उनके राजा की मृत्यु हो जाती थी। ऐसे कई प्रसंग हमें प्राचीन कालीन इतिहास में मिलते हैं। चाणक्य इस बात को भली भांति प्रकार से जानता था कि चंद्रगुप्त मौर्य ने पूरे भारत में विशाल साम्राज्य स्थापित किया है और चंद्रगुप्त मौर्य के कई दुश्मन भी थे और उनके जो शत्रु जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य को येन कैन प्रकरण उन्हें ठेस पहुंचाने की, उन्हें क्षति पहुंचाने का प्रयास करते थे और जिसके लिए विष कन्याओं का प्रयोग किया जाता था। तो कौटिल्य ने क्या किया कि चंद्रगुप्त मौर्य को विष कन्याओं के प्रभाव से बचाने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य को भी, इसका उल्लेख कई किताबों में मिलता है, चंद्रगुप्त मौर्य को भी धीरे धीरे विष की मात्रा देनी शुरू कर दी। और इसके बारे में चंद्रगुप्त मौर्य को स्वयं को भी पता नहीं था। कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य के भोजन बहुत अल्प मात्रा में धीरे धीरे विष देने का प्रयास शुरू कर दिया और धीरे धीरे विष देते देते चंद्रगुप्त मौर्य का जो शरीर था उस पर किसी प्रकार का विष का प्रभाव होना बंद हो गया। एक समय की बात है कि चंद्रगुप्त मौर्य भोजन कर रहा था और उसी समय उनकी पत्नी आई। पत्नी गर्भवती थी और चंद्रगुप्त मौर्य, चूंकि ये नियम था कि राजा का जो भोजन है वो राजा ही करेगा, राजा के अलावा उस भोजन को कोई भी नहीं कर सकता। यदि राजा के थाली में अगर जूठन भी बच जाती थी तो उस जूठन को फेंक दी जाती थी, उसे कोई भी खाता नहीं था। तो चंद्रगुप्त मौर्य भोजन कर रहा था, उसी समय उसकी पत्नी आई। पत्नी चूंकि गर्भवती थी तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने राज के नियमों को ताक में रखकर, उसको साइड में रख करके अपने हाथ से एक दो निवाले जो अपनी पत्नी को खिला दिए। पत्नी ने जैसे ही वो निवाला खाया, खाते ही उसकी हालत खराब हो गई, उसके मुंह से झाग निकलने लगे, उसका शरीर नीला पड़ चुका था। चंद्रगुप्त मौर्य ने उसी समय अपने गुरु चाणक्य को बुलाया और कहा कि गुरुदेव देखो ये क्या कंडीशन हो गई। तो चाणक्य ने पूछा भी तूने क्या किया? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने कहा कि मैंने राज के नियमों को ताक में रखकर, साइड में रखकर, मैंने अपने पत्नी को अपना भोजन जो है मैंने एक दो निवाले इसको खिला दिया, जिसकी वजह से इसकी ये कंडीशन हो गई। उसमें चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी गर्भवती थी, प्रसव पीड़ा भी हो रही थी। तो चाणक्य ने आव देखा न था और प्रसव करवा करके जो पुत्र का जन्म हुआ उस पुत्र के शरीर पर जगह जगह दाग के निशान थे, जगह जगह डॉट 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 निशान थे। जैसे बिंदुसार का जन्म हुआ था उसके शरीर पर कई प्रकार के बिंदु, मतलब उस जो भयंकर विष था, विष के कारण उसके शरीर पर भी कई प्रकार के निशान या गोल गोल दाग बन गए थे। इसलिए उसका नाम क्या पड़ा? बिंदुसार
पड़ा। आई थिंक आपको ये रोचक कहानी अपने भारतीय इतिहास की आपको पसंद आई होगी कि बिंदुसार का नाम किस लिए और किस प्रकार से पड़ा था। अब दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं कि यूनानी लेखक बिंदुसार को किस नाम से पुकारते हैं। तो देखो यूनानी लेखक जो है वो बिंदुसार को अमित्रोचैट्स, क्या कहते हैं, अमित्रोचैट्स के नाम से पुकारते थे। कुछ किताबों में इसको अमित्र घात भी कहा गया है, अमित्र घात अर्थात शत्रु के लिए विनाशकारी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है वायु पुराण और जैन ग्रंथों में बिंदुसार को क्या कहा गया है। इस प्रश्न में आकर कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि वायु पुराण और जैन ग्रंथों में क्यों बिंदुसार को क्या कहते हैं। तो वायु पुराण में क्या कहा गया है, बिंदुसार को भद्रसार, क्या कहा गया है, भद्रसार। वायु पुराण में इसको कहा गया है भद्रसार। और जैन ग्रंथों में क्या कहा गया है, जैन ग्रंथों कहा गया है सिंहसेन। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि वायु पुराण में जैन ग्रंथों में क्या गया है। छोटी सी ट्रिक है कि वायु जीवन का क्या है, सार है, इसलिए बिंदुसार भद्रसार है। आगे बात समझ में। वायु पुराण में बिंदुसार को क्या कहा गया है, भद्रसार। चूंकि हम जानते हैं वायु जीवन का क्या है, सार है, इसलिए वायु पुराण में बिंदुसार का नाम क्या है, भद्रसार। ये याद करने की ट्रिक है। और जैन ग्रंथ में बिंदुसार को क्या कहा गया है, सिंहसेन, अर्थात जो जैनी वो क्या है, सिंगिज किंग। ये याद रखने का तरीका है कि वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार कहा गया है क्योंकि वायु जीवन का सार है, और वायु पुराण में बिंदुसार भद्रसार है। अगला जैन ग्रंथों में बिंदुसार को सिंहसेन कहा गया है क्योंकि जैन जो हैं वो सिंह किंग होते हैं, इसलिए इसको जैन ग्रंथों में बिंदुसार को सिंहसेन की संज्ञा दी गई है। अगला प्रश्न जो है वो क्या है, देखते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ। अगला प्रश्न, बिंदुसार के राज दरबार में कौन कौन सी विदेशी राजदूत नियुक्त थे। तो बिंदुसार के राज दरबार में यूनान का जो शासक था एंटियोकस, कौन था, एंटियोकस। इसका राजदूत कौन था, डायमेकस, कौन था, डायमेकस। ओके, दूसरा था मिस्र का शासक कौन था, फिलाडेल्फस, कौन था बच्चों, ध्यान से देखना, मिस्र का शासक कौन था, फिलाडेल्फस। उसका राजदूत कौन था, डियानीसियस। इस फिलाडेल्फस को फिलिप द्वितीय भी कहते हैं, फिलिप सेकंड भी इसको कहते हैं। अब याद करने का तरीका कैसा है, यूनान का शासक एंटियोकस, उसका राजदूत कौन सा था, डायमेकस। इसके लिए आप सूत्र याद कर सकते हैं, U बराबर कस स्क्वायर। U मतलब यूनान, एंटियोकस के पीछे क्या आ रहा है, कस, इसके पीछे क्या आ रहा है, ये याद करने की ट्रिक है, आसानी से याद हो जाएगी। एंड यूनान को U से और एंटियोकस के पीछे कस, डायमेकस के पीछे क्या है, कस। तो इसका हमने सिंपल से सूत्र बना, U बराबर कस स्क्वायर, मतलब U फॉर यूनान, कस का मतलब एंटियोकस, डायमेकस। तो यूनान का शासक एंटियोकस, उसका राजदूत डायमेकस बिंदुसार के दरबारी थे। अगला है मिस्र का शासक फिलाडेल्फस, उसका राजदूत कौन था, डियानीसियस। ये बिंदुसार के दरबारी थे। अगला प्रश्न जो है, बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान के अनुसार बिंदुसार के शासनकाल में कहाँ विद्रोह हुआ था। तो जैन ग्रंथों में और बौद्ध ग्रंथों में ऐसा उल्लेख मिलता है कि बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में बहुत भयंकर उत्पात, बहुत भयंकर विद्रोह हुआ था। तो बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान के अनुसार बिंदुसार के शासनकाल में कहाँ भयंकर विद्रोह हुआ था, वो विद्रोह कहाँ हुआ था, तक्षशिला में हुआ था। अगला प्रश्न व्हाइट बोर्ड की व्हाइट स्क्रीन पर देखिए क्या लिखा हुआ है। छठा प्रश्न, तक्षशिला में विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने किसे भेजा था। तो तक्षशिला में विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने पहले किसको भेजा, अशोक को भेजा था। उसके पश्चात अशोक के भाई सुसीम को भेजा था। आ रही बात समझ में। अगला जो प्रश्न है व्हाइट बोर्ड की तरफ देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, अशोक की माता का नाम बताइए। यहाँ पर थोड़ा टॉपिक चेंज हो जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के पश्चात बिंदुसार शासक बनता है और बिंदुसार के पश्चात उसका पुत्र अशोक शासक बनता है। मौर्य वंश में सबसे ज़्यादा चर्चित जो शासक है वो अशोक ही रहा है। तो अशोक की माता का नाम क्या था, शुभ्रदांगी। क्या नाम था, शुभ्रदांगी। अगला प्रश्न है अशोक की उपाधियां बताइए। तो अशोक की उपाधियां हैं
देवानाम्पिय, देवानाम्पिय, देवानाम्पियदसी, देवानाम्पियदसी, ये अशोक की उपाधियां है। तो बिंदुसार के मरने के पश्चात उसका पुत्र अशोक शासक बनता है। अशोक के बारे में अलग अलग पुस्तकों में, ऐतिहासिक किताबों में बहुत सी अलग अलग बात जानकारी दी गई है। भारतीय इतिहास का बहुत ही प्रसिद्ध, बहुत ही यशस्वी एवं ख्याति प्राप्त शासक अशोक रह चुका है, जिसका भारतीय इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। अशोक के जो धर्म की शिक्षाएं हैं वो आज भी चरितार्थ हैं। अशोक के समय के जो अपने अभिलेख इत्यादि मिलते हैं, अभिलेख, स्तंभ लेख, गुहा लेख इत्यादि, उसको आज भी भारतीय इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। अपना जो नेशनल सिंबल है, जो 4 शेर वाला, वो अशोक के स्तंभ लेख से ही लिया गया है। तो बिंदुसार के मृत्यु के पश्चात अगला शासक अशोक बनता है। अशोक को लेकर अलग अलग प्रकार की इतिहास में बात बताई गई। अशोक को लेकर के बताया गया है कि अशोक बिंदुसार की इच्छा के विरुद्ध शासक बना था। अशोक बिंदुसार की इच्छा के विरुद्ध शासक बना था। तिब्बती इतिहासकार तारानाथ लामा और महाबोधि वंश के अनुसार अशोक ने अपने भाइयों का वध किया था और 4 वर्षों तक अपने भाइयों से संघर्ष किया था, और 4 वर्षों में अपने भाइयों को संघर्ष करके उन भाइयों का वध करके अशोक शासक बना था। एक जैन ग्रंथ है जिसका नाम है सिंहली अनुश्रुति। क्या नाम है उसका? सिंहली अनुश्रुति। इसमें बताया गया है कि अशोक ने लगभग अपने 99 भाइयों का, अशोक ने अपने लगभग कितने 99 भाइयों का वध किया था, और उसके पश्चात उसने मौर्य वंश की गिद्दी प्राप्त की थी, मौर्य वंश का उत्तराधिकारी बना था। अगली वीडियो में अशोक के बारे में अपन पूरी विस्तार से चर्चा करेंगे। उम्मीद करता हूँ आज आपको चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार के बारे में जो मैंने आपको समझाया, जो महत्वपूर्ण प्रश्न बताए, वो आपको समझ में आए होंगे। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि ये जो महत्वपूर्ण प्रश्न जो मैंने लगभग 4 या 5 वीडियो में करे हैं, सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को अपने नोटबुक में उतारें, आंसर सहित उनको याद करें। जिन जिन बच्चों ने इस वीडियो को देखा, इनके प्रश्नोत्तर याद किए हैं, वो मुझे यस सर करके जरूर कमेंट करेंगे। ओके, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।